गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने को ओके फील करती हूँ तो आपके लिए कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, आज का जो वीडियो है मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, और ये सीरीज़ नंबर हो जाएगा 50। तो देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं, और कल आपको मैं मॉर्निंग में ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि वीकली एक लाइव क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये लाइव क्लास होती है सैटरडे 4 PM को। तो अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सैटरडे का वेट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो वो शिलालेख है, सेकंड। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था। अशोक के विषय में अध्ययन करने के लिए उसके अभिलेख को पढ़ा जाता है। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण कराया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है। चेर, केरलपुत्र, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपाणी। श्रीलंका। द्वितीय शिलालेख में ही पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी का उल्लेख है। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी बताया है, तो यहाँ पे उत्तर में कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। जबकि 13वें शिलालेख में 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो आयोग का अगर हम मानते हैं तो थर्ड होगा, यानी सी होगा, और अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर जाते हैं तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यानी द्वितीय शिलालेख। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। बरार समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? अशोक का अभिलेख जिस पर उत्कीर्ण नहीं है वो है लोमस ऋषि गुफा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी थे, जिसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसने बराबर की पहाड़ी पर आजीविकों को निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम थे कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक ने नहीं कराया था, बल्कि दशरथ ने करवाया था। तो हमारा उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाप्रिया की उपाधि का प्रयोग किया? देवनाप्रिया उपाधि का उपयोग करने वाले थे दशरथ। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसकी उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी शासन किया, जिसकी उपाधि देवनाप्रिया थी। अशोक के बाद यह लोकप्रिय उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था। अशोक के बाद शासन करने वाला शासक कुणाल था। दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके अलावा वह अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलन नहीं हो रहा है वो हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। रामपुरवा सिंह हो जाएगा, सांची सिंह, संकीशा गज। क्यों नहीं होगा ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा बनी है, ना कि वृषभ की।
लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ और स्तंभों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और अखंड है। लौरिया नंदनगढ़ भगवान बुद्ध से जुड़ा है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख अशोक की धम्म विजय की जानकारी देता है? धम्म विजय की जानकारी मिलती है हमें 13वें शिलालेख से। अशोक का 13वां शिलालेख अशोक की धम्म विजय की जानकारी देता है। वह अपने 13वें शिलालेख में विदेशों में यूनानी शासकों और देश में साम्राज्य से बाहर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय का दावा करता है। उक्त शिलालेखों के अनुसार इन सभी देशों में लोग धम्म अनुशासन, धर्म की शिक्षा सुनते हैं और धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किस शिलालेख को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 12। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 होगा, प्लस ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 11, 12 और 13 इंक्लूड है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग ज्ञापन कहा गया है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ा गमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में संयोजित है। ये गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही है। सही वाले भी देख लेते हैं। यह लुम्बिनी में स्थित है जिसका अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया गया और उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया। तो ये सभी करेक्ट दिए हुए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्ह से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। रुमनदेई के लघु स्तंभ से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ खड़ा किया। चूँकि वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त घोषित किया गया था। केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। रुमनदेई स्तंभ लेख लुम्बिनी में स्थित है, अतः विकल्प हमारा बी सही नहीं है। अशोक के रुमनदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा जो कथन सही होगा वो हो जाएगा ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। लुम्बिनी स्थित रुमनदेई अभिलेख के अनुसार बुद्ध का
जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं और कारण दिया गया है और हमें इसे कूट के माध्यम से उत्तर देना है। अभिकथन कहता है बंगाल से खरोष्ठी के अभिलेख मिले। खरोष्ठी के अभिलेख मिले और खरोष्ठी बंगाल में बहुत प्रचलित थी। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं आर्मेक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, जबकि खरोष्ठी लिपि उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और बंगाल से प्राप्त हुई है। धर्मराज भी एक उपाधि है। तो धर्मराज किसकी उपाधि है? ये उपाधि है अशोक की। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में था। अशोक को धर्मराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? नायक प्रशासन में नहीं था। नायक नामक अधिकारी को छोड़कर प्रादेशिक, रज्जुक और युक्ति आदि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों में से हैं। प्रादेशिक का कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासन का निरीक्षण करना, जबकि रज्जुक का कार्य भू सर्वेक्षण एवं राजस्व निर्धारण से जुड़ा था। नायक का कार्य सेना का संचालन अथवा नगर का रक्षा करना था। वह विजयनगर के प्रशासन से संबद्ध था। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया? कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है ऑप्शन डी, शाहबाज गढ़ी शिल्प राजाज्ञा में। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के शाहबाज गढ़ी शिला राजाज्ञा में है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने विजय घोष के स्थान पर धम्म घोषणा को अपनाया। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का अंग बना। इसकी राजधानी तोशाली बनी। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पाटन थी। प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार से है। पूर्वी भाग तोसाली, पश्चिमी भाग उज्जैनी, दक्षिण भाग स्वर्णगिरी और उत्तरी भाग तक्षशिला। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा पृथक कलिंग अभिलेख। अशोक के पृथक कलिंग अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्टतः अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? सभी को पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। कनगनहल्ली।
कनगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की पाषाण पर उद्गृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। यह स्थल कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के चितलपुर तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? धार्मिक सामंजस्य, तो ये बात होती है 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में अशोक विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्वाभाविक और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये लिपि है प्राकृत। यहाँ ब्राह्मी दे रहा है, भाषा प्राकृत है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया है, ब्राह्मी होगा। लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत होगी। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पे दिया भी है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी में है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित अशोक के अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो ये व्यथा प्रकट होती है धौली और चौगढ़। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इनसे भी कई गुना अधिक मारे गए। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटना ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। धौली तथा जौगढ़ पृथक ज्ञापनों या शिलालेखों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण उत्कीर्ण नहीं है। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ सटाए हुए चारों दिशा की ओर मुंह किए एक दृढ़ पूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हैं जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक है। इसी पर 4 पशु, गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। तो ये शिलालेख पाए गए हैं गिरनार में। अशोक के 14 शिलालेख गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में पाए गए हैं। 1822 में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था, जो 2 भागों में विभाजित हैं, जिनके बीच
में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची गई। पहले 5 लेख बाईं तथा 7 लेख दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए। तीसरा लेख नीचे की दाईं और 14वां लेख है। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौशांबी का अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। मौर्य शासक अशोक के कौशांबी एवं प्रयाग के अभिलेख में रानी कारुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की लिपियां भी अलग अलग हैं। केवल 2, अभी जैसा हमने ऊपर रीड किया था, केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेरा की खरोष्ठी लिपि है। यहाँ पर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला लंघमान आमरिक लिपि में है और शर-ए-कुना आमरिक एवं ग्रीक में, बाकी ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख हमें मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। बहुत ही प्रसिद्ध लेख है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। लगभग 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। फलतः सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी और 13वें शिलालेख के अनुसार ये घोषणा की गई थी। हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई? तो हमने अभी बहुत सारे लिपि के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, आमरिक और ग्रीक। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और कोशिश करूँगी कल मॉर्निंग में आपको मैं मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूँ वापस कि लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वीकली अभी लाइव क्लास है और वो होती है सैटरडे 4 PM को। और इसमें हम सॉल्व करते हैं ओनली हिस्ट्री रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चंस। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो सैटरडे को रेडी हो जाए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।